नोएडा हिंसा, क्या ये श्रमिकों का कम वेतन को लेकर पनपा आक्रोश था या फिर इसके पीछे छुपी थी एक बड़ी साजिश? 13 अप्रैल के बाद से एक एक परत खुल रही है और हर नई जानकारी कहानी को और ज्यादा चौंकाने वाली बना रही है। 3 नाम, आदित्य आनंद, रूपेश रॉय और मनीषा चौहान, और इनके साथ जुड़े कई संगठन अब जांच के केंद्र में हैं। बताया जा रहा है कि मजदूरों की आड़ में हिंसा को हवा देने वाला एक पूरा नेटवर्क एक्टिव था। लेकिन असली सवाल है कि रूपेश रॉय की गिरफ्तारी के बाद अचानक हजारों की भीड़ कहां से आई? 13 अप्रैल 2026 का वह दिन जब नोएडा सेक्टर 62 हाईवे, मेरठ दिल्ली एक्सप्रेसवे सब कुछ ठप था। शोरूम में आगजनी, सैकड़ों गाड़ियां जलकर खाक, साफ सुथरी सड़कों पर पड़े पत्थर और चारों तरफ दहशत। पुलिस जांच में जो सामने आया वो कहानी को पूरी तरह बदल देता है। कहानी शुरू होती है 29 मार्च 2026 से, जब चुपचाप एक आंदोलन की नींव रखी गई। रूपेश रॉय ने खुद नोएडा, ग्रेटर नोएडा के अलग अलग इलाकों में घर घर जाकर श्रमिकों से संपर्क किया। तस्वीरों में दावा किया गया कि रूपेश रॉय ने कुलेसरा क्षेत्र में संपर्क अभियान चलाया। बहाना था बिगुल मजदूर अखबार का प्रचार। 1 अप्रैल तक रूपरेखा तैयार हो चुकी थी और फिर 9-10 अप्रैल को QR कोड के जरिए व्हाट्सएप ग्रुप बनाए गए, लोगों को जोड़ा गया, मैसेज फैलाए गए और धीरे धीरे माहौल तैयार किया गया। 10 अप्रैल को नोएडा के फेज 2 में श्रमिक सड़क पर उतर आए। फेज 2 से सटा है कुलेसरा। ये वही इलाका है जहां दावे के अनुसार रूपेश रॉय ने 10 दिन पहले संपर्क अभियान चलाया था। 11 अप्रैल को उन्हें सड़क जाम के लिए उकसाया गया, जिसका प्रभाव ये हुआ कि फेज 2 से सटे सेक्टर 84, 82, नॉलेज पार्क के श्रमिक सड़कों पर उतर आए। वेतन बढ़ोतरी का आश्वासन मिलने पर जब मामला शांत होने लगा, तभी भड़काऊ भाषणों ने आग में घी डाल दिया। और प्रदर्शनकारियों ने NSEZ मेट्रो स्टेशन के पास हाईवे जाम कर दिया। हिंसा भड़काने के शक में पुलिस ने देर शाम रूपेश रॉय को उसके कुछ साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया, तो श्रमिकों को भड़काने के लिए भ्रामक खबरें फैलाई जाने लगी। फिर बिगुल मजदूर नामक सोशल मीडिया पेज से श्रमिकों को उकसाने वाला वीडियो पोस्ट कर पुलिस प्रशासन पर दबाव बनाने की अपील भी की गई। ध्यान रहे कि बिगुल मजदूर नाम के अखबार की आड़ में ही रूपेश रॉय ने नोएडा के श्रमिकों के घर संपर्क किया था। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। फिर 13 अप्रैल को वही हुआ जो वे चाहते थे। बड़ी संख्या में लोग जुटे और पूरे शहर को न केवल ठप कर दिया, बल्कि दहलाने की भी नाकाम कोशिश की गई। पुलिस के मुताबिक यह विरोध नहीं, एक सुनियोजित साजिश थी। पाकिस्तान से ऑपरेट हो रहे एक्स अकाउंट्स, VPN के जरिए फैलाया गया कंटेंट, फेक वीडियो और पुरानी घटनाओं को नोएडा की बताकर वायरल करना। जो श्रमिक हैं, ऐसा पता चला है कि कोई एक ग्रुप है संगठित रूप से जो उन्हें पीछे से उकसा रहा है और पीछे से बहुत सिस्टमैटिक वे से चीज़ों को आगे बढ़ा रहा है। ऐसे पिछले कुछ दिनों में, 3-4 दिनों के अंदर ही ऐसे बहुत सारे फर्जी ट्विटर हैंडल्स या अन्य सोशल मीडिया के अकाउंट्स बनाए गए हैं, जिसके माध्यम से लगातार श्रमिकों को उकसाने, वायलेंस करने के लिए, फैक्ट्रियों में आगजनी करने के लिए, पुलिस के संग भिड़ने के लिए उकसाया जाता रहा है। कुछ पोस्ट में माहौल बिगाड़ने के लिए मजदूरों की मौत की
झूठी खबर तक फैलाई गई। बाहर से 17 से 22 साल के युवा प्रदर्शनकारी भी बुलाए गए जो किसी कंपनी में काम ही नहीं करते थे। तो सवाल यह है कि क्या एक पूरी जनरेशन को भड़काकर हिंसा की साजिश रची गई? इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड आदित्य आनंद को बताया जा रहा है, एक पूर्व इंजीनियरिंग छात्र जो घटना के बाद भेष बदलकर तमिलनाडु फरार हो गया, लेकिन पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। उसके बचाव में 17 वकीलों का एक साथ कोर्ट पहुंचना एक संगठित नेटवर्क की ओर इशारा करता है। पुलिस का दावा है कि यह एक बड़ा नेक्सस हो सकता है। अब तक 60 से अधिक गिरफ्तारियां, कई एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं। जांच अभी जारी है। अब सवाल यह है कि क्या मजदूरों का सहारा लेकर किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की कोशिश की गई, या फिर यह केवल आक्रोश था जो भटक गया? सच अभी पूरी तरह सामने नहीं आया है, लेकिन एक बात साफ है, डिजिटल दौर में हिंसा की चिंगारी कहीं भी कभी भी भड़काई जा सकती है। इसलिए आवश्यक है कि सतर्क रहें, सच को परखें, क्योंकि हित में दिखने वाली हर बात हित की नहीं होती और हर वायरल खबर सच नहीं होती।